Welcome viewers and students. Today we are going to analyze paper 024856 of our series. हमारे प्रश्न पत्रों की श्रृंखला में आज हम विश्लेषण करने जा रहे हैं प्रश्न पत्र संख्या 56 का। पेपर 56 आपकी स्क्रीन पर। अब पहला सवाल हमारा निर्देश है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। नीचे दिए गए सेंटेंस में जो रेखांकित खंड है उसे सब्स्टिट्यूट करना है नीचे दिए गए ऑप्शन से। डिस्पाइट बीइंग हिज कंपेटिटर, कंपेटिटर का अर्थ है प्रतिद्वंदी, प्रतिद्वंदी होने के बावजूद जॉन वॉज जेनरस, बड़े दिल वाला, एंड फॉरगिविंग होता है माफ करने वाला। इन डिफीट एंड कंग्रेचुलेटेड, उसने बधाई दी हिज ओपोनेंट ऑन हिज वेल डिजर्व्ड विक्ट्री। वेल डिजर्व्ड मीन्स पात्रतापूर्ण, अथवा जब आप कोई चीज़ के बड़े योग्य होते हैं और वो मिले आपको तो आप वेल डिजर्व्ड चीज़ पा रहे हैं। प्रतिद्वंदी होने के बावजूद भी जॉन बड़े दिल वाला था और क्षमाशील व्यक्ति था, क्योंकि हारने पर भी उसने बधाई दी अपने प्रतिद्वंदी को उसकी वेल डिजर्व्ड विक्ट्री पर, उस विक्ट्री पर जिसको प्रतिद्वंदी डिजर्व करता था, उसका पात्र था। हमारा आंसर होगा मैग्नैनिमस। मैग्नैनिमस का अर्थ है बड़े दिल वाला, विशेषकर क्षमा करने में अथवा अपने विरोधियों के प्रति। अन्य ऑप्शंस अवश्य देखें। एल्ट्रुइस्टिक का अर्थ भी बड़े दिल वाला है, पर इसका सही अर्थ है परोपकारी। जब आप लोगों की चिंता करें, उनके लिए कुछ करना चाहें, तब उस परोपकारितापूर्ण स्वभाव के अगर आप व्यक्ति हैं तो एल्ट्रुइस्टिक है। फेंट हार्टेड कायर है या भीरू है। वेनमस है विषैला, विष से भरा। हमारा आंसर होगा मैग्नैनिमस। आगे बढ़ें। अगला सवाल, सवाल संख्या 77। निर्देश है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स ऑफ फ्रेज। जो नीचे दिए गए शब्द हैं इनका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमें करना है। अ पर्सन हु हैज क्वालिटीज ऑफ बोथ एन एक्सट्रोवर्ट एंड एन इंट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट का अर्थ है बहिर्मुखी और इंट्रोवर्ट का अर्थ है अंतर्मुखी। यदि आप लोगों से मिलना चाहते हैं, पार्टी करना चाहते हैं, तो आप एक्सट्रोवर्टेड व्यक्ति हैं या एक्सट्रोवर्ट हैं, और अगर आप एकांतवासी हैं, अकेले रहना चाहते हैं, तो आप अंतर्मुखी हैं, इंट्रोवर्ट हैं। जिसमें दोनों प्रवृत्तियां हों ऐसे व्यक्ति को कहते हैं एम्बीवर्ट। एम्बी का अर्थ है दोनों, तो एक्सट्रोवर्ट है बहिर्मुखी, इंट्रोवर्ट है अंतर्मुखी, और एम्बीवर्ट है उभयमुखी। आप में एक्सट्रोवर्टेड क्वालिटीज भी हैं और इंट्रोवर्टेड क्वालिटीज भी हैं। आंसर एम्बीवर्ट है। अन्य ऑप्शंस हमेशा देखें। स्टोइक का अर्थ है जो दर्द या तकलीफ अथवा दुख से अप्रभावित हो, तो दुख दर्द तकलीफ से अप्रभावित। जितेंद्रिय या दुख के प्रति उदासीन, तकलीफ से अप्रभावित। एम्बिग्यूअस का अर्थ है द्विअर्थी या अस्पष्ट या कंफ्यूजिंग। अगर आप एम्बिग्यूअस बात करते हो तो ऐसी बात करते हो जिससे सामने वाला कंफ्यूज हो जाए। इसके लिए एक अच्छा सिनोनिम है इक्विवोकल। ड्यूअल का अर्थ है दोहरा। अगर आप ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं तो ऐसी टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं जिसके दो प्रयोग हो सकते हैं। हमारा उत्तर अलबत्ता दूसरा एम्बिवर्ट ही होगा। आगे बढ़ें। अगला सवाल, सवाल 79। फिर से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का प्रश्न है। वर्णन जो हमारे पास है वो है इम्पॉसिबल टू डिफीट और ओवरकम, जिसे हराना या जिससे निपटना संभव ना हो। आंसर होगा इनविंसिबल, अजेय। अजेय या इनविंसिबल, अनबीटेबल। फ्राइटनिंग है भयकारी या डरावना। रेसिप्रोकल का अर्थ है आपसी, रेसिप्रोकल संबंध हुए आपसी संबंध। म्यूचुअल, MUTUAL, इसका एक आसान सिनोनिम है। स्टेबल का अर्थ है स्थायी। आगे बढ़े। हमारा उत्तर बी होगा। सवाल 79 आपकी स्क्रीन पर। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। एंटोनिम का अर्थ है विलोम शब्द ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। भगत सिंह वॉज अ यंग फायर ब्रांड। फायर ब्रांड का अर्थ है उग्र स्वभाव वाला व्यक्ति अथवा बहुत जोशीला व्यक्ति। हुज मिलिटेंट एक्टिविज्म, एक्टिविज्म का अर्थ है सक्रियता। एंड रेवोल्यूशनरी फर्वर, रेवोल्यूशनरी का अर्थ है क्रांतिकारी और क्रांतिकारितापूर्ण। फर्वर है जोश। मेड हिम अ सिंबल, उसे एक प्रतीक बना दिया। ऑफ रेजिस्टेंस है प्रतिरोध, प्रतिरोध का प्रतीक बना दिया अगेंस्ट ब्रिटिश राज। तो युवा भगत सिंह बहुत अग्रेसिव व्यक्ति थे और उनके मिलिटेंट एक्टिविज्म अथवा उग्र सक्रियता और उनके रेवोल्यूशनरी क्रांतिकारितापूर्ण जोश ने उन्हें प्रतीक बना दिया ब्रिटिश राज के खिलाफ विरोध का। हमारे पास जो रेखांकित शब्द है वो है रेवोल्यूशनरी।
रेवोल्यूशनरी का विलोम शब्द होगा मॉडरेट। रेवोल्यूशनरी है क्रांतिकारी या क्रांतिकारितापूर्ण, मॉडरेट है नरमपंथी या नरम दलीय। अन्य ऑप्शंस अवश्य देखें। वायलेंट हिंसक है, रेडिकल का अर्थ है उन्मादी, सामान्यतः धार्मिक उन्माद से प्रेरित। अगर आप एक रेडिकल व्यक्ति हैं तो आप उन्मादी हैं या धार्मिक कट्टरपंथ से प्रभावित हैं, तो रेडिकल कट्टरपंथी अथवा धार्मिक उन्माद से प्रेरित। अल्ट्रा का अर्थ है अत्यधिक, अल्ट्रा का एक और अर्थ है उग्रवादी। हमारा आंसर होगा मॉडरेट, क्रांतिकारी या क्रांतिकारिता पूर्ण का उल्टा है नरमपंथी या नरम दलीय। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 80 आपकी स्क्रीन पर अब। निर्देश है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर द ब्रैकेटेड वर्ड। ब्रैकेट में एक शब्द है, इसका पर्यायवाची का प्रयोग करना है फिल इन द ब्लैंक के लिए। द सिक्योरिटी कैमरास कैन ऑटोमेटिकली डैश रोटेट टू मॉनिटर द एंटायर हॉलवे। सिक्योरिटी कैमरास अपने आप ऑटोमेटिकली रोटेट का अर्थ है घूमना, पूरे घूम सकते हैं पूरे हॉलवे को मॉनिटर करने के लिए, नज़र रखने के लिए। रोटेट का यहाँ जो सिनोनिम होना चाहिए वो है रिवॉल्व। रिवॉल्व का अर्थ है घूमना, घूम सकते हैं पूरे हॉलवे को मॉनिटर करने के लिए कैमरास। अन्य ऑप्शन देखें। इन सर्कल का अर्थ है घेरना। अगर पुलिस ने या फौज ने किसी एरिया को घेर लिया है तो उसे इनसर्कल कर लिया है। रिजॉल्व का अर्थ है समाधान करना या सॉर्ट आउट करना, किसी समस्या को हल करना। जबकि अंतिम ऑप्शन डिवॉल्व का अर्थ है अपनी अधिसत्ता या शक्ति को नीचे स्थानांतरित या हस्तांतरित करना। अगर आप एक मैनेजर हैं और अपनी शक्ति का थोड़ा भाग अपने डेप्यूटी मैनेजर को देते हैं तो आपने अपनी अथॉरिटी को डिवॉल्व किया है। हमारा आंसर अलबत्ता रिवॉल्व होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, सवाल संख्या 81 आपकी स्क्रीन पर अब। रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस का प्रश्न है, जंबल्ड अप पैराग्राफ है, सही क्रम में जमाना है। तरीका आप जानते हैं, पहले जैसे दिया है वैसे पढ़ें और फिर क्रम जमाएं। एज 71% ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाई सॉल्ट वाटर ओशंस। चूंकि धरती का 71% जो सरफेस है, भूभाग है, वो सॉल्ट वाटर ओशंस यानी खारे पानी के ओशन से कवर्ड है, महासागरों से कवर्ड है। एंड नॉट विथ स्टैंडिंग द फैक्ट, नॉट विथ स्टैंडिंग का अर्थ होता है के बावजूद, नॉट विथ स्टैंडिंग द फैक्ट दैट यूरोपा एंड एनसिलेडस मून्स ऑफ जुपिटर एंड सैटर्न रिस्पेक्टिवली। यूरोपा और एनसिलेडस जो कि चंद्रमा है गुरु और शनि ग्रहों के। द कॉन्टिनेंट्स themselves possess lakes, rivers and in some cases seas। कॉन्टिनेंट्स का अर्थ है महाद्वीप, महाद्वीपों पर हैं झीलें, नदियाँ और कई बार सागर। आर बोथ कवर्ड इन आइस। यहाँ बोथ बहुत आसान इशारा है, इन दो चंद्रमाओं की बात हो रही, यूरोपा एंड एनसेलेडस की। इन आइस अर्थ इज द ट्रू वाटर वर्ल्ड ऑफ द सोलर सिस्टम। इसको पढ़कर हमें खासा अच्छा अनुमान लग गया है कि ये गुरु और शनि के चंद्रमा पर जो बर्फ में के रूप में पानी है उसकी तुलना पृथ्वी पर मौजूद पानी से है। देखिए सबसे आसान जो लिंक है वो है इंट्रोडक्टरी क्लॉज बी बनता है इसके अंदर, और बी को पूरा करता है डी, क्योंकि हमने यहाँ पाया बोथ है, तो वो खंड जो बी से शुरू हो और बी के तुरंत बाद डी हो, उसके उपरांत एक और अच्छा लिंक है ए सी। पढ़ के देखें एक बार इस क्रम में। पहले बी, नॉट विथ स्टैंडिंग द फैक्ट दैट यूरोपा एंड एनसिलेडस द मून्स ऑफ जुपिटर एंड सैटर्न रिस्पेक्टिवली, कि इसके बावजूद कि यूरोपा और एनसिलेडस जो कि चंद्रमा है गुरु और शनि के क्रमशः, आर बोथ कवर्ड इन आइस, दोनों पूरी तरह बर्फ से ढके हैं, उसके बावजूद भी अर्थ इज द ट्रू वाटर वर्ल्ड ऑफ द सोलर सिस्टम। पृथ्वी जो है वो वह जगह है जहाँ पानी पाया जाता है, वाटर वर्ल्ड है वो विश्व जो पानी से कवर्ड है इस पूरे सोलर सिस्टम का, हमारे सौर सिस्टम का। उसके बाद में ए, पृथ्वी पर किस प्रकार पानी है उसकी व्याख्या ए कर रहा है, तो डी के उपरांत ए। एज सम 71% ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाई सॉल्ट वाटर ओशंस। चूंकि धरती का जो 71% सरफेस है वो पानी से कवर्ड है, इस बात की व्याख्या ए में हो रही है। तो चूंकि या क्योंकि धरती क्यों विश्व का वाटर वर्ल्ड है, क्योंकि 71% जो पृथ्वी या धरती का सरफेस है वो कवर्ड है सॉल्ट वाटर ओशन से। एंड और उसके अलावा सी द कॉन्टिनेंट्स, और जो महाद्वीप हैं
उनमें भी झीलें हैं, नदियां हैं और कई बार सीज, सागर है। हमारा आंसर कौन सा खंड होगा? पहला, BDAC। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 82 आपकी स्क्रीन पर। अब निर्देश है, पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शन, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स एन एरर। नीचे दिए गए वाक्य के खंडों को ऑप्शंस बनाया गया है, जिस खंड में एरर हो वही आपका जवाब है। ही लिव्स इन 45 चर्च स्ट्रीट विथ हिज फैमिली। ये उसके घर का पता है, और जब पता किसी जगह का हो तो हम प्रेपोजिशन इन नहीं एट का प्रयोग करते हैं। ही लिव्स एट 45 चर्च स्ट्रीट। याद रखें, जब पता किसी स्थान का हो, एक्यूरेट पता हो तो एट, हालांकि कोई शहर, राज्य या देश हो तो इन का प्रयोग करते। सही प्रेपोजिशन यहाँ एट होना चाहिए था। इन 45 चर्च स्ट्रीट खंड में एरर है, हमारा उत्तर होगा पहला। अन्य कोई ऑप्शन सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 83 आपकी स्क्रीन पर। अब हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम अर्थात पर्यायवाची बताना है स्क्रूटिनी शब्द का। नीचे दिए गए वाक्य में से एक वाक्य है, उसमें कई शब्द हैं, एक ऐसा शब्द है जो पर्यायवाची होगा, प्रश्न शब्द स्क्रूटिनी का। स्क्रूटिनी का अर्थ है किसी चीज़ की गहरी जांच अथवा विश्लेषण। बहुत गहरा अनुसंधान हो, जांच हो, विश्लेषण हो तो उसे स्क्रूटिनी कहते हैं। द कंपनीज स्ट्रेटेजिक प्लान, स्ट्रेटेजिक का अर्थ है रणनीतिक। कंपनी की जो रणनीतिक योजना है, इंक्लूडेड अ कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस, कॉम्प्रिहेंसिव है, विस्तृत, एनालिसिस है, विश्लेषण ऑफ द मार्केट। मार्केट ट्रेंड्स, ट्रेंड्स का अर्थ है चलन, एंड कंज्यूमर बिहेवियर और ग्राहक का व्यवहार। नीचे दिए गए ऑप्शंस देखिए, हमारा आंसर होगा एनालिसिस, जिसका अर्थ है विश्लेषण। अन्य ऑप्शंस देखें, बिहेवियर व्यवहार है, कॉम्प्रिहेंसिव विस्तृत है, और ट्रेंड्स का अर्थ है चलन। जो चीज़ हो रही है, फैशन है, चल रहा है, वो ट्रेंड है। हमें स्क्रूटिनी, विश्लेषण या जांच का सिनोनिम चाहिए, आंसर होगा एनालिसिस। अगला सवाल, सवाल संख्या 84 आपकी स्क्रीन पर। अब फिर से हमें सिनोनिम बताना है शब्द केपेबल का नीचे दिए गए वाक्य में से। जयेश वॉज कॉम्पिटेंट, कॉम्पिटेंट का अर्थ है योग्य, एंड द बेस्ट कैंडिडेट, और सबसे अच्छा कैंडिडेट था फॉर द पोस्ट ऑफ क्लार्क, क्लार्क है लिपिक, इन द इंटरव्यू, वेयर एज अदर्स वर इनएफिशिएंट। इनएफिशिएंट होता है अकुशल, एंड इरिटेटिंग है जो चिढ़ा रहे हो। अब हमारा आंसर क्या होगा? केपेबल का अर्थ है योग्य, कॉम्पिटेंट का अर्थ है दक्ष अथवा योग्य, आंसर हुआ सी। अन्य ऑप्शन अवश्य देखें, बेस्ट आप जानते हैं सर्वोत्तम, इरिटेटिंग चिढ़ाने वाला, और इनएफिशिएंट अकुशल, उत्तर होगा तीसरा सी। सवाल, सवाल संख्या 85 आपकी स्क्रीन पर। अब वॉइस बदलें दिए गए वाक्य का, पैसिव वॉइस में बदलें दिए गए वाक्य को। जब भी आप एक्टिव वॉइस के वाक्य को पैसिव वॉइस में बदलें, पहली बात है टेंस पहचाने। योर मदर टीचर्स अस, टीचर्स का अर्थ है पढ़ाना, हमें पढ़ाती है। वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। इंग्लिश लिटरेचर, सिंपल प्रेजेंट टेंस जब पैसिव वॉइस में बदलेगा तो आवश्यकता के अनुसार हेल्पिंग वर्ब होगी, इज, एम और आर में से कोई एक, और जो मेन वर्ब है वो हमेशा थर्ड फॉर्म होगी, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। योर मदर टीचर्स अस इंग्लिश लिटरेचर, लिटरेचर साहित्य है, सो इंग्लिश लिटरेचर इज टॉट टू अस। इंग्लिश लिटरेचर इज टॉट सिर्फ एक ही ऑप्शन में है और वो है पहला, इंग्लिश लिटरेचर इज टॉट टू अस बाय योर मदर। चौथा ऑप्शन भी काफ़ी इसके करीब है, किंतु उसमें हेल्पिंग वर्ब इज नहीं दिख रही, इज टॉट टू अस होता तो ये ऑप्शन हो सकता था। इंग्लिश लिटरेचर इज टॉट टू अस बाय योर मदर, उत्तर होगा पहला, अन्य कोई ऑप्शन सही नहीं है। आगे बढ़े, सवाल, सवाल 85 आपकी स्क्रीन पर। अब नीचे दिया गया वाक्य 4 खंडों में विभक्त है, जिस खंड में एरर हो वही आपका जवाब है। ही सैंग, उसने गाया, ब्यूटिफुली, खूबसूरती से, बट द जजेस वर अनइम्प्रेस एट द एंड। वाक्य यहाँ पर पैसिव वॉइस में है क्योंकि जजेस वर है और फिर थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। जजेस वर इम्प्रेस, अनइम्प्रेस नहीं, अनइम्प्रेस्ड। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आती है। उसने बहुत खूबसूरती से गाया पर जजेस अप्रभावित थे। अनइम्प्रेस्ड के स्थान पर अनइम्प्रेस है, पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, खंड बी में एरर है, उत्तर हुआ दूसरा।
आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, सवाल संख्या 86 आपकी स्क्रीन पर। अब शब्द स्टेशनरी का एंटोनिम बताना है। स्टेशनरी का अर्थ है ठहरा हुआ, आंसर होगा मूविंग, गतिमान। अन्य ऑप्शन देखें, इमोबाइल का अर्थ है बिल्कुल रुका हुआ, ये तो प्रश्न शब्द का पर्यायवाची है, सिनोनिम है। हमें तो चाहिए एंटोनिम। परमानेंट स्थायी है और स्टेबल का अर्थ है स्थिर। हमारा उत्तर ए होगा। अगला प्रश्न, सवाल संख्या 88 आपकी स्क्रीन पर। अब निर्देश है, सिलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो टू फिल इन द ब्लैंक। एक ही शब्द को 4 तरह से स्पेल किया गया है, सही स्पेलिंग आपका आंसर होगी। द सिविल इंजीनियर्स आर ट्राइंग टू डैश द ब्रिज यूजिंग द न्यू टेक्नोलॉजी। सिविल इंजीनियर्स जो है वो कोशिश कर रहे हैं ब्रिज को डैश करने की, नई टेक्नोलॉजी। क्या करना? ऊंचा उठाना। एलिवेट का अर्थ है ऊंचा उठाना, जिसकी सही स्पेलिंग पहला ऑप्शन है, वो ब्रिज को नई तकनीक के प्रयोग से ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर ए। सवाल संख्या 89 आपकी स्क्रीन पर। अब सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट होमोनिम इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। नीचे दिए गए वाक्य में फिल इन द ब्लैंक करना है उस होमोनिम से जो उस संदर्भ में बिल्कुल उचित हो, बिल्कुल सटीक हो। शब्द होमोनिम वो शब्द हैं जो एक ही स्पेलिंग हो जिनकी, किंतु जिनका मीनिंग अलग हो। उदाहरण के तौर पर पेशेंट का अर्थ धैर्यवान है और पेशेंट शब्द का अर्थ मरीज भी है। ये दोनों आपके होमोनिम्स हुए। ठीक इसी प्रकार बैंक वो जगह है जहां वाणिज्यिक लेन देन हो, जो उधार दे जमाएं ले, ऐसा संस्थान बैंक है। नदी का किनारा भी बैंक है। राइस जो उगना है उसकी सेकंड फॉर्म रोज है और गुलाब का फूल भी रोज है। ये शब्द हुए आपके होमोनिम्स। तो माई बर्थडे विल डैश ऑन फ्राइडे दिस ईयर। फॉल के कई अर्थ हैं। अब कौन सा अर्थ इसमें सटीक रूप से लगाया जा सकता है, वही हमारा उत्तर है। मेरा बर्थडे विल फॉल ऑन अ फ्राइडे। यहां फॉल का अर्थ है आना, किसी दिन घटित होना, आंसर होगा दूसरा। फॉल का अर्थ है टू कम एट अ पर्टिकुलर टाइम और हैपन इन अ पर्टिकुलर प्लेस। इस बार शुक्रवार को मेरा जन्मदिन आ रहा है। बाकी ऑप्शन देखें, फॉल का अर्थ टू गो डाउन होता है, जैसे कोई गिर जाए, ही फेल और फेल डाउन। फॉल का एक अर्थ होता है किसी एक कंडीशन में पहुंच जाना, सी ऑप्शन के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल कोई सो गया तो सोने की कंडीशन में आ गया, फॉल अस्लीप या फेल अस्लीप। टू बी बीटन, युद्ध में आप हार गए तो यू फेल टू एनिमी बुलेट्स, वहां अर्थ है हारे जाना, पिट जाना या किसी परिस्थिति में मारे जाना। आगे अगला प्रश्न संख्या 90 आपकी स्क्रीन पर। अब हमारा निर्देश है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। दिए हुए मुहावरे का अर्थ हमें बताना है। प्ले इट बाई ईयर। जब आप प्ले इट बाई ईयर करते हैं तो क्या करते हैं? जैसी परिस्थिति विकसित हो रही है, जैसे हालात हो रहे हैं, उस हिसाब से आप अपना काम करें, प्रतिक्रिया करें या अपनी कार्यशैली को उस हिसाब से ढालें, परिवर्तित करें। हमारा आंसर होगा टू परफॉर्म विदाउट रिहर्सल्स, मीन्स टू डील विथ अ सिचुएशन एज इट डेवलप्स। परिस्थिति जैसी विकसित हो रही है उस हिसाब से आप काम करें, तो बिना किसी पूर्व तैयारी के, बस जैसा माहौल सामने आ रहा है उस हिसाब से कोई काम करें, जैसी आवश्यकता पड़ रही है। परफॉर्म विदाउट रिहर्सल्स उपलब्ध ऑप्शंस में से। ओबे द रूल्स, ओबे का अर्थ है अनुपालना करना, मानना, नियमों को अंधे होकर मानना बिल्कुल नहीं। एक्ट एज सजेस्टेड, जैसा सुझाया गया है वैसे करना। एंड डिसकंटिन्यू इम्पल्सिवली, इम्पल्सिवली का अर्थ है आवेश या आवेग में आकर अचानक से आप जब कोई काम करते हैं तो इम्पल्सिव तरीके से करते हैं। हमारा उत्तर होगा डी, चौथा। आगे बढ़े, अगला प्रश्न सवाल संख्या 91 आपकी स्क्रीन पर। आप जंबल्ड अप पैराग्राफ है, इसके खंडों को सही क्रम में जमाएं, पहले जैसे दिया है वैसे पढ़ें, फिर हल करें। विद द अकल्ट एंड द सैटेनिक, अकल्ट है गूढ़ और सैटेनिक है पैशाचिक या शैतानी। विच इन टर्न ओज मच ऑल्सो टू, ऑल्सो का अर्थ है कोई और भी बात रही होगी, ओ का अर्थ है ऋणी होना, वो ऋणी है और एक और चीज के। पोज वर्क ओज मच टू द कंसर्न ऑफ रोमांटिसिज्म, पो की जो रचनाएं हैं उनका जो कार्य है वो किस कंसर्न का अर्थ है वो चीज जिसकी आपको परवाह हो, चिंता हो, यानी आपका विचार। ऑफ रोमांटिसिज्म, रोमांटिसिज्म साहित्य का एक प्रकार है जिसमें प्रकृति अथवा मानवीय भावनाओं, विचारों आदि की खूबसूरती के बारे में लिखा जाए।
शेपिंग प्लॉजिबल फैब्रिक्स, फैब्रिक वैसे तो कपड़ा है, यहां पर फैब्रिक का अर्थ किसी रचना से है। प्लॉजिबल का अर्थ है आभासी, आभासी रचना या कोई कपड़ा बुना उसने आउट ऑफ इम्पैल्पेबल मटीरियल्स। इम्पैल्पेबल है अस्पृश्य, जिसे आप छू नहीं सकते, ठीक से महसूस नहीं कर सकते, उनसे। हिज ओन फीवरिश ड्रीम्स, फीवरिश का शाब्दिक अर्थ है ज्वर से प्रभावित या बुखार से प्रभावित, पर यहां अर्थ है उन्माद या जोश या भावनाओं से प्रभावित। टू विच ही अप्लाइड अ रेयर फैकल्टी ऑफ, फैकल्टी का अर्थ है मानसिक दक्षता, ना कि शिक्षकों का समूह। इतना पढ़ने पर हम अनुमान लगा सकते हैं कि एक अमेरिकी लेखक रहे हैं, अमेरिकी साहित्यकार हैं एडगर एलन पो। उनकी रचनाओं के बारे में, जो रोमांटिसिज्म के रचयिता थे, प्राकृतवाद, स्वच्छंदवाद या रूमानीवाद के, जो मानवीय अथवा प्रकृति की खूबसूरती अथवा भावनाओं, मानवीय भावनाओं आदि के बारे में लिखते हैं, उसके विचारों को का अनुसंधान करते हैं। सबसे आसान इसमें जो लिंक है वो है बी, एक इंट्रोडक्टरी क्लॉज है, शुरुआती खंड है, यहां से शुरुआत हो रही है। पो का जो कार्य है, उसकी जो रचनाएं हैं वो ऋणी हैं, किस विचार, किस सोच, किस परवाह की, रोमांटिसिज्म की, रूमानीवाद की। बी के उपरांत ए, विद द अकल्ट एंड सैटेनिक विच इन टर्न ओज मच ऑल्सो टू, तो वो इसके ऋणी हुए और साथ में अकल्ट एंड सैटेनिक, अकल्ट है गूढ़, सैटेनिक है पैशाचिक, उस चीजों के, उस विचार के भी ऋणी है। मच ऑल्सो टू, और उसके साथ किस चीज के ऋणी है? टू हिज ओन फीवरिश ड्रीम्स। बी के बाद ए और ए के तुरंत बाद आना चाहिए डी, और साथ में वो ऋणी हैं अपने खुद के उन्मादी सपनों के, भावनाओं से भरे सपनों के। टू विच ही अप्लाइड, जिसमें उन्होंने प्रयोग में क्या लिया? अ रेयर फैकल्टी, एक दुर्लभ मानसिक दक्षता ऑफ शेपिंग। दक्षता किसकी? कि वो शेप दे सकें, आकार दे सकें, बेहद आसान लिंक है डीसी, आकार दे सकें इम्पैल्पेबल मटीरियल्स को, जो अस्पृश्य चीज़ है, जो अमूर्त है, जिसको छुआ महसूस नहीं ठीक से किया जा सकता, उसको प्लॉजिबल फैब्रिक्स में बदल सकें, उसको आभासी कपड़े अर्थात रचना में बदल सकें। वो खंड जिसमें बी के बाद ए हो, ए के बाद डी और अंत में सी आए, ऐसा खंड है सिर्फ चौथा, और यही आपका उत्तर होगा। आगे बढ़ें, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 92 आपकी स्क्रीन पर। अब फिल इन द ब्लैंक का प्रश्न है, हमें सही इडियम से इस ब्लैंक को भरना है। आशु इज अ डेडिकेटेड गाय, आशु एक समर्पित व्यक्ति है, लड़का है। ऑलवेज रेडी टू डैश फॉर द बेटरमेंट ऑफ हिज कंपनी, हमेशा डैश अपने कंपनी के भले के लिए। हमारा आंसर क्या होगा? ऑलवेज रेडी टू गो दी एक्स्ट्रा माइल। अगर आप एक्स्ट्रा माइल जाने को तैयार हैं, अर्थात एक्स्ट्रा कोशिश, मेहनत, परिश्रम करने को तैयार हैं, योगदान करने को तैयार हैं, तो वो हमेशा तैयार है ज़्यादा परिश्रम, योगदान करने के लिए, अपनी कंपनी के भले के लिए। अन्य इडियम्स को भी समझिए। स्नग एज अ बग इन अ रग, रग कहते हैं कंबल को, कालीन को भी रग कहते हैं। बग का अर्थ है खटमल और स्नग का अर्थ है कंफर्टेबल। तो शाब्दिक अर्थ हुआ जैसे किसी कंबल में कोई खटमल बड़ा कंफर्टेबल हो। हालांकि मुहावरों में शब्दों के अर्थों पे ज़्यादा जोर नहीं देना चाहिए, पूरे मुहावरे का अर्थ देखना चाहिए। स्नग एज अ बग इन अ रग का अर्थ हुआ बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में होना। शाब्दिक अर्थ की जगह पूरे मुहावरे का अर्थ समझें, बहुत कंफर्टेबल सिचुएशन में होना, बहुत आराम की स्थिति में होना। लूज योर मार्बल्स या लूज हिज मार्बल्स या लूज वंस मार्बल्स जैसी भी स्थिति हो, अर्थ है पागल हो जाना, क्रेजी हो जाना। रेन ऑन हिज परेड और रेन ऑन वंस परेड का अर्थ क्या हुआ? आपके बनते काम का बिगड़ जाना, रंग में भंग पड़ जाना, काम में विघ्न आ जाना। हमारा आंसर होगा डी, गो दी एक्स्ट्रा माइल। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। अब हमारा निर्देश है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स और फ्रेज। नीचे दिए गए शब्दों के समूह के लिए कौन सा शब्द वन वर्ड सब्स्टिट्यूट हो सकता है? हमारे पास है द डॉक्टर हु ट्रीट्स बोन प्रॉब्लम्स, डॉक्टर जो अस्थियों की प्रॉब्लम्स का उपचार करता हो, अस्थि रोग विशेषज्ञ हमारा आंसर है। ऑर्थोपेडिस्ट, अन्य ऑप्शन अवश्य देखें। ऑन्कोलॉजिस्ट है कैंसर विशेषज्ञ या डॉक्टर जो कैंसर के मरीजों का उपचार करे।
गायनिकोलॉजिस्ट है स्त्री रोग विशेषज्ञ, और फिजियोथेरेपिस्ट का अर्थ है व्यायाम चिकित्सक अथवा फिजियोथेरेपिस्ट जो व्यायाम या इस प्रकार की विधियों से लोगों का उपचार करता हो, उसे कहते हैं फिजियोथेरेपिस्ट। अगला सवाल, सवाल संख्या 94 आपकी स्क्रीन्स पर। अब आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, उस शब्द को पहचाने जिसकी स्पेलिंग गलत है इन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग। गलत स्पेलिंग वाले शब्द को पहचाने और उसे ठीक करें। योर लैक ऑफ नॉलेज ऑफ रीसेंट एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी विल बी अ सिट बैक फॉर योर बिजनेस। आपके अंदर कमी है, लैक है ऑफ नॉलेज, ज्ञान की, ऑफ रीसेंट एडवांसेस। एडवांसेस है जो तरक्की हो रही है, बदलाव आ रहे हैं इन टेक्नोलॉजी, और ये आपके लिए, आपके व्यापार के लिए सिट बैक होगा। आंसर है सिट बैक नहीं सेट बैक। सेट बैक का अर्थ है कोई धक्का, धचका, कोई ऐसी परेशानी जिससे आप पिछड़ जाएं। आंसर सेटबैक है। एडवांसेस, बिजनेस या नॉलेज की स्पेलिंग गलत नहीं है, सिट बैक नहीं सेटबैक, इस शब्द की स्पेलिंग गलत है। हमारा आंसर होगा चौथा। अगला सवाल, सवाल संख्या 95 आपकी स्क्रीन्स पर। अब पैसिव वॉइस में बदलना है दिए गए वाक्य को। द गवर्नर ऑफ द स्टेट इनॉगुरेटेड द एग्जीबिशन इन अ ग्रैंड वे। इनॉगुरेट है उद्घाटन करना, ग्रैंड है भव्य, और एग्जीबिशन का अर्थ है प्रदर्शनी। राज्य के गवर्नर ने प्रदर्शनी का बड़े भव्य रूप से उद्घाटन किया। जब भी आप किसी वाक्य को पैसिव वॉइस में बदलें, सबसे पहले टेंस देखें। इनॉगुरेटेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट टेंस है। पैसिव का निर्माण होगा वॉज अथवा वर, जैसी भी आवश्यकता हो के साथ। थर्ड फॉर्म में द एग्जीबिशन वॉज इनॉगुरेटेड, कितने ऑप्शंस में द एग्जीबिशन वॉज इनॉगुरेटेड है? बेहद आसान है, सिर्फ एक ही ऑप्शन में। यही हमारा उत्तर होगा। The exhibition was inaugurated by the governor of the state in a grand way. Exhibition का उद्घाटन किया गया गवर्नर द्वारा एक भव्य तरीके से। The exhibition was inaugurated, simple past tense, passive voice, by the governor of the state in a grand way. यही उत्तर है। आगे बढ़े, अगला सवाल, अगला प्रश्न। 5 fill in the blanks का समुच्चय जिसे क्लोज टेस्ट कहते हैं। करने की सही विधि, पहले इसे पढ़ लें फिर हल करें। समय कम हो तो आधा पढ़ें और हमेशा ब्लैंक के आगे तक पढ़ें। Our school organized a graduation day to award certificates. Graduation day वो होता है जब विद्यार्थी पास होकर जा रहे होते हैं, उनको सर्टिफिकेट्स देने के लिए। टू द स्टूडेंट्स, द ग्रेजुएशन डे हाईलाइट्स द ओवरऑल अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स की ओवरऑल अचीवमेंट्स, उपलब्धियों को हाईलाइट करता है। ऑल द स्टूडेंट्स हु आर बीइंग ग्रेजुएटेड आर इनवाइटेड फॉर्मली विद देयर पेरेंट्स। पेरेंट्स से माता पिता, उन्हें औपचारिक रूप से उनके माता पिता के साथ बुलाया जाता है। स्टूडेंट्स वोर देयर अटायर, अटायर है पोशाक, अकॉर्डिंग टू द ड्रेस कोड गिवन टू देम बाय द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। हाई स्कूल ग्रेजुएशन डैश इज वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड, अवेटेड का अर्थ है प्रतीक्षित। And last event of any school, the function began with dash of lamp followed by the distribution of certificates. In a very systematic way, our principal made a long and dash speech. Graduation day के बारे में आसान है, अब हल करते हैं। Our school organized a graduation day to award certificates to the students. Students को certificates देने के लिए। The graduation day highlights the overall achievement of students. Students की overall उपलब्धि को highlight करता है। All the students who are being graduated are invited formally with their parents. Students wore, students ने पहना था, their attire, उनकी पोशाक, according to the dress code given by the school administration. स्कूल प्रशासन ने जो ड्रेस कोड दिया था उसी हिसाब से विद्यार्थियों ने अपनी पोशाक पहनी थी। हाई स्कूल ग्रेजुएशन डैश इज वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड। हाई स्कूल ग्रेजुएशन सेरेमनी, सेरेमनी का अर्थ है समारोह, is one of the most awaited and last event of any school. बाकी ऑप्शंस देखें। अवेटेड प्रतीक्षित है, बहुत ज़्यादा प्रतीक्षित एक इवेंट होती है। अन्य ऑप्शंस देखें। एपिसोड का अर्थ है किसी चीज़ का कोई भाग, घटना, किसी श्रृंखला की एक कड़ी। फेस्टिवल आप जानते हैं, कोई त्योहार। इंसिडेंट है घटना। कुछ लोगों को लगता होगा कि ये त्योहार की तरह भी तो मनाया जा रहा है, लेकिन ये एक आयोजन है जो कि एक समारोह के रूप में हो रहा है। फॉर्मली लोगों को बुलाया गया है, ड्रेस कोड है, अतः हमारा ऑप्शन सही बनेगा सेरेमनी। आगे बढ़ें। इज वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड, सबसे ज्यादा प्रतीक्षित, एंड लास्ट इवेंट ऑफ एनी स्कूल। द फंक्शन बिगैन विथ डैश ऑफ द लैम्प, विथ लाइटिंग ऑफ द लैम्प। लैम्प जलाने से,
जो दिया था उसके जलाने से फंक्शन को शुरू किया गया, फॉलोड बाय द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्टिफिकेट्स इन अ वेरी सिस्टमैटिक वे। बड़े सिस्टमैटिक या बिल्कुल नियमवत तरीके से सर्टिफिकेट्स बांटे गए। अन्य ऑप्शन अवश्य देखें। ये लाइटनिंग जो ऑप्शन बी है इसका अर्थ है हल्का करना। जो आसमानी बिजली होती है दामिनी, उसे भी लाइटनिंग कहते हैं, पर उसमें ये ई नहीं आता, सिर्फ LIGHTNING होता है। स्पार्किंग का अर्थ है चिंगारी लगाना, ग्लिटरिंग है टिमटिमाता हुआ, जगमगाता हुआ। हमारा आंसर है लाइटिंग। आगे बढ़ें। Lighting the lamp followed by the distribution of certificates in a very systematic way. Our principal made a long and dash speech. Made a long and encouraging speech. स्टूडेंट्स को प्रोत्साहित करने वाली स्पीच दी एंड ब्लेस्ड अस, और हम सबको आशीर्वाद दिया। अन्य ऑप्शंस देखें। बोस्टफुल है अपनी तारीफें करने वाला अथवा शेखी बगाड़ने वाला। बोरिंग आप जानते हैं उबाऊ, और डिप्रेसिंग है जो आपको चिंता में डाल दे, आपको निराश कर दे, तो निराशाजनक डिप्रेसिंग का अर्थ हुआ। हमारा आंसर होगा इनकरेजिंग। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न। इनकरेजिंग स्पीच एंड ब्लेस्ड अस, और हमें आशीष दी, हमें आशीर्वाद दिया, फॉर द फ्यूचर डैश, फॉर द फ्यूचर एंडेवर्स। एंडेवर का अर्थ है प्रयास, कोशिशें, और हमें आशीष दी हमारे भविष्य की कोशिशों को लेकर। उनके संदर्भ में अन्य ऑप्शंस अवश्य देखें। निग्लेक्ट का अर्थ है नज़रअंदाज करना, एंटरटेनमेंट मनोरंजन है, और रूइंस का अर्थ है किसी चीज़ का बर्बाद ढेर। शब्द रूइन का अर्थ है बर्बाद करना, और रूइंस है बर्बाद ढेर या खंडर। आगे बढ़ें। अंतिम। फ्यूचर एंडेवर्स ऑन बिहाफ ऑफ आवर ग्रेजुएटिंग क्लास, आर क्लास रिप्रेजेंटेटिव, हमारा जो कक्षा का प्रतिनिधि था, एक्सटेंडेड अ वोट ऑफ थैंक्स। उसने वोट ऑफ थैंक्स दिया। जब आप अपना धन्यवाद ज्ञापित करते हैं तो एक छोटी सी स्पीच देते हैं, उसे कहते हैं वोट ऑफ थैंक्स टू शो डैश, टू शो ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड का अर्थ है आभार। विद्यार्थियों को आशीष मिला और विद्यार्थियों की ओर से आभार व्यक्त किया गया। To all staff members, one of the parents expressed their experiences and views. At last, all the students and parents and staff members had lunch together. और आखिर में all the students, parents and staff members सभी ने लंच किया। अन्य ऑप्शंस अवश्य देखें। ग्रेशियस का अर्थ है बहुत लोगों के साथ में सभ्यता या शालीनता से व्यवहार करने वाला। अगर आप ग्रेशियस व्यक्ति हैं तो आप उन लोगों को भी सम्मान देते हैं जो आपसे निचले तबके से या निचले स्तर के हैं या छोटे पदों पर है। कर्टियस का पर्यायवाची है ग्रेशियस। कर्टियस भी विनयशील है, ग्रेशियस भी विनयशील है। सामान्यतः जब आप छोटों के प्रति ज़्यादा विनयशील हो तो ग्रेशियस। ग्रीट का अर्थ है अभिवादन करना, नमस्कार करना, गुड मॉर्निंग इत्यादि कहना। हमारा ऑप्शन जो सही है ऑप्शन है वो होगा ग्रेटिट्यूड, आभार। सो ये था आपका विश्लेषण पेपर 56 का। आई होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम इट। इसे फिर से देखें, रिवाइज करें। इसमें जो आपने वोकैबुलरी सीखी है उसे लिखें, नोट करें और अपने वाक्यों में उसका प्रयोग करें। कीप ट्राइंग, कीप वर्किंग, कीप लर्निंग। थैंक यू एंड बाय बाय।